Good morning, everybody. So let's start our chapter today. Today, what we are going to study is the chapter of tax invoice, credit and debit notes. Clear है? So अभी तक हमने जो देखा है, let's quickly recap what we have done till now, so that you understand the importance of this particular chapter and why it is linked and how it is linked. Correct? So सबसे पहले हमने देखा था जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था, वी हैव सीन कि दैट जीएसटी क्यों आया, and then we saw that it is being an indirect tax, it is the levy on goods and services. So we tried to understand what is goods, what is services. Then we understood that ki supply kya hota hai. It can be for consideration, without consideration, correct. Then it can be interstate, intrastate. Then we understood कि इस पे जब सप्लाई है तो लेवी होने वाला है, तो लेवी ऑफ जीएसटी हमने समझा. अब वी अंडरस्टूड ऑल्सो द कॉम्पोजिशन लेवी क्या होता है, राइट. एंड देन वी अंडरस्टूड कि ये जो लेवी होने वाला है क्या वैल्यू पे लगने वाला है, करेक्ट है. सो देन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, करेक्ट. सो दिस आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड टिल नाउ. सो अगर जब मैं किसी को बोलूंगा कि आपको इतना जीएसटी का पेमेंट करना है, सो क्या वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन मुझे पेमेंट कर देगा, राइट. सो ही विल आस्क यू गेट बॉस, इफ सपोज आई एम पेइंग यू जीएसटी, तो आप मुझे उसका इनवॉइस तो दो, आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स तो दो उसका कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि मैं जो पेमेंट दे रहा हूं दैट इज गोइंग फॉर द जीएसटी ओनली, या फिर ये जो लाइबिलिटी है जीएसटी की ये आपके सर पे चली गई और आप उसको आगे गवर्नमेंट को पास ऑन करोगे, करेक्ट. सो देयर सर्टेन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन, राइट. सो दिस डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज टैक्स इनवॉइस, करेक्ट है. नाउ जब हम रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि हमारे से कोई मिस्टेक हो गया हो, या कोई डिस्काउंट हो, या डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, गुड्स एक्सचेंज हुआ हो, शॉर्ट डिलीवरी के टाइम में कुछ शॉर्टेज हो गया हो, राइट. सो दीज आर देन उसको जो टैक्स इनवॉइस बनेगा उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे. फॉर दैट रेक्टिफिकेशन यू हैव क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स, करेक्ट है. सो यू कैन नॉट चेंज द इनवॉइस. अगर आपने एक बार इनवॉइस बना दिया, राइट है, देन इट हैपेंस कि यार इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, रेट के अंदर चेंजेस हैं, क्वांटिटी के अंदर चेंजेस हैं, क्वालिटी के अंदर चेंजेस हैं, उसके वजह से रेट के अंदर चेंजेस आ रहा है. देन यू कैन नॉट जस्ट गो एंड चेंज दिस इनवॉइस. आपको उसका इफेक्ट देने के लिए आइदर यू विल हैव टू पास अ डेबिट नोट और यू विल हैव टू पास अ क्रेडिट नोट. यू जस्ट कैन नॉट रैंडमली गो एंड डू द चेंजेस इन द टैक्स इनवॉइस. एक बार बन गया टैक्स इनवॉइस मतलब एक बार फ्रीज हो गया, करेक्ट है. सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस टैक्स इनवॉइस इज कंसर्न. प्लस जब मैं बात करता हूं टैक्स इनवॉइस की, व्हाट यू मीन बाय दिस इज दैट कि जब मैं आईटीसी क्लेम करने के चाहता हूं कि मैंने इतना टैक्स पेमेंट किया है, देन एज पर द आईटीसी व्हाट हैपेंस इज दैट आपको उसके अंदर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए. इफ यू डू नॉट हैव टैक्स इनवॉइस देन यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी, करेक्ट है. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू अवेल द आईटीसी. अगर मेरे पास टैक्स इनवॉइस, सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया गुड्स का, सेल ऑफ गुड्स. फॉर दिस ये कैसे प्रूफ करेगा कि इसने सेल किया, इसके लिए ये देगा टैक्स इनवॉइस, करेक्ट. On the basis of the tax invoice, this Mr. B will make the payment to Mr. A. राइट. अगर समझो कि ये टैक्स इनवॉइस नहीं है और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया, देन मिस्टर ए कैन से नो इट देयर इज ही हैज नॉट मेड एनी पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करेक्ट. सो दिस पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी एबल टू क्लेम द आईटीसी, करेक्ट है. So in order to such situation, this particular documentation have been created, which is called as tax invoice, correct. So now in this particular chapter, what all we will learn, let us quickly see what are the things which we are learning in this particular chapter, correct. So यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, राइट. व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. देन देयर सर्टेन डेफिनेशन विच विल हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन डिटेल. Then you have section 31 which talks about tax invoice. 31(1) talks about tax invoice in case of goods. 31(2) talks about tax invoice in case of services. Clear है. So सबसे पहले तो tax invoice के अंदर हमको पता है कि गुड्स के लिए अलग होगा, सर्विसेज के लिए अलग होगा. तो 31(1) talks about tax invoice in case of goods. 31(2) talks about tax invoice in case of services, correct. Then you have section 31(3), right. इसके अंदर हम समझेंगे कि जो 31(1) और 31(2) के अंदर जो जो प्रोविजंस हैं उसके रिलेटेड कुछ सिचुएशंस हैं दैट विल बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि वो आइदर इट कैन बी रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस. जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो
तो आज समझो कि 1 जनवरी है, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला एंड इट कम्स ऑन से 7 जनवरी। सो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक whatever invoices you have raised उसको रिवाइज कैसे करोगे, प्रोवाइडेड यू मीट ऑल द कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन की 30 डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, करेक्ट है। देन आरपी में नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस, अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो हर एक चीज के लिए टैक्स इनवॉइस इश्यू करे जरूरी नहीं है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया विच हैज बीन फिक्स्ड कि अगर इनवॉइस 200 रुपए के नीचे है देन उसकी मर्जी है वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करे या नहीं करे, करेक्ट। देन कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं या कॉम्पोजिशन डीलर हैं वो टैक्स इनवॉइस नहीं रेज करेंगे बट दे विल बी इशूइंग अ बिल ऑफ सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, करेक्ट है। दैट मीन्स जब मैं कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर रहा हूं या फिर वे कॉम्पोजिशन डीलर सप्लाई कर रहा है देन विल बी नॉट बी इशूइंग टैक्स इनवॉइस। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर टैक्सेबिलिटी का कोई इश्यू ही नहीं है। आइदर इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई तो टैक्स आएगा ही नहीं, कॉम्पोजिशन के अंदर ना ही उसका इनपुट लिया जा सकता है और ना ही उससे वो कलेक्शन किया जा सकता है। सो इन दैट सिचुएशन इट इज प्योरली कॉल्ड एज बिल ऑफ सप्लाई। मैं सप्लाई कर रहा हूं आइदर गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर टैक्स का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज कवर्ड इन 31(3)(c) दैट इन केस इज अ सप्लायर इज सप्लाइंग व्हाट, कॉम्पोजिशन डीलर है या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर रहा है देन ही शैल इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, करेक्ट। देन यू हैव 31(3)(d दैट इज रिसीट वाउचर ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट, राइट। सो सपोज कि आज समझो कि आपने मेरे से एक सपोज इफ सपोज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई गो टू एन इंटीरियर डेकोरेटर and I tell him कि I want to get my office renovated, please take this advances of say 5 lakh rupees, correct. Now this interior decorator he has not raised the invoice, nothing he has done, correct. But जब मैं उसको पैसे दूंगा तो मैं कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन मांगूंगा, वेरी सिंपल लॉजिकल, सो आई विल बी आस्किंग हिम फॉर रिसीट वाउचर, करेक्ट है। ऑफ सपोज कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ मेरा, सो दिस पर्टिकुलर 5 लाख रुपीज विल बी रिफंडेड टू मी, राइट। फॉर दैट ऑल्सो देयर हैज टू बी एन इश्यू ऑफ रिफंड वाउचर, करेक्ट। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं ये कि कैसे मूवमेंट हुआ है गुड्स का, पैसों का, सारा चीजों का, करेक्ट है। नाउ उसके बाद हमने समझा कि कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएम जहां पे जो रेसिपिएंट है ही हिमसेल्फ हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। Why? Because RCM जनरली कौन से सिचुएशन में लगता है जहां पे सेक्टर बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। इफ द सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड देन वी अंडरस्टैंड कि उन लोग के लिए प्रॉपरली बिलिंग मेंटेन करना एंड ऑल दिस थिंग इज डिफिकल्ट। सो इन सच सिचुएशन इट हैज बीन मैंडेटेड दैट द रेसिपिएंट क्रिएट्स अ सेल्फ इनवॉइस ऑन द डेट ऑफ रिसीट, करेक्ट है। तो रेसिपिएंट को खुद के नाम का एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिसीव द सप्लाईज फ्रॉम एन, जहां पे उसको आरसीएम का पेमेंट करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज जनरली क्या होता है हम लोग आरसीएम का पेमेंट कर देते हैं, हम लोग आरसीएम का टैक्स पेमेंट करके उसका आईटीसी भी ले लेते हैं, बट दिस कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट और बाय द डिपार्टमेंट ऑफिसर्स इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड सेल्फ इनवॉइस, बिकॉज वो बोलेगा इनवॉइस ही नहीं है, देन हाउ आर यू क्लेमिंग द आईटीसी ऑन द आरसीएम, क्लियर, राइट। देन यू हैव पेमेंट करोगे तब भी आपको क्या करना है, राइट। एक तो हो गया रिसीट के टाइम पे आपको सेल्फ इनवॉइस रेज करना है, खाली रिसीट नहीं, आप जब उसको पेमेंट करोगे तो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन देना है, दैट ऑल्सो हैव टू बी केप्ट इन माइंड, करेक्ट है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज इन एडिशन टू द टैक्स इनवॉइसेस सिचुएशनल बेसिस पे, कि ये जो टैक्स इनवॉइस हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं उसके अंदर वेरियस स्पेसिफिक सिचुएशंस की हमने डिस्कशन की विच इज गिवन इन सेक्शन 31(3), करेक्ट। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां मैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने सामान बेचा और खत्म हो गया, आई एम सप्लाइंग द गुड्स कंटिन्यूसली और आई एम सप्लाइंग द सर्विसेज कंटिन्यूसली। सो इन दैट सिचुएशन इनवॉइसेस कैसे बनेंगे, दैट इज गिवन इन सेक्शन 31(3), 31(4) एंड 31(5), क्लियर है। तो सेक्शन 31 ने हमको ये बताया कि टैक्स इनवॉइस होगा, 31(1) ने हमको बताया टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स होगा, 31(2) ने हमको बताया टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज होगा, 31(3) ने हमको ये बताया कि सर्टेन सिचुएशनल बेसिस पे 31(3) के अंदर इनवॉइसेस कैसे डिफर करेंगे। देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो 31(4) होगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा 31(5) होगा, क्लियर है। इज दिस थिंग क्लियर नाउ? अब समझो कि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको सर कंटिन्यूसली हमारे ऑडिट को फाइनल करना है ऑन अ मंथली बेसिस, राइट। बट फॉर सम रीजन वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर
और ये 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसके पहले 6 महीने में ही कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है. सो इन दैट सिचुएशन जो मैं 6 महीने मैंने काम किया है उसका मैं कैसे मॉनिटरी बेनिफिट और इवैल्यूएशन करूंगा, और जब आप उसका पेमेंट करोगे तो उसके लिए क्या इनवॉइसेस होंगे, राइट. सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस बिफोर द कंप्लीशन, राइट है. अपना कॉन्ट्रैक्ट था 12 महीने में अपने को हर मंथली ऑडिट करना है, बट फॉर सम रीजन इट डिडंट वर्कड आउट, तो सर्विसेज हमारी स्टॉप हो गई बीच के अंदर. सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो हमारी 6 महीने के अंदर स्टॉप हुई है, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट मनी. सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस बिफोर कंप्लीशन, जो एक्चुअल कंप्लीशन होना चाहिए उसके पहले सीज हो गई है, खत्म हो गई है. सो जो वो 6 महीने जो मैंने काम किया है उसके लिए मैं आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन दूंगा जो आप मुझे पेमेंट करोगे, राइट. देन देयर कैन बी सिचुएशन कि मेरे पास, मैं स्टॉकिस्ट हूँ, सपोज आई एम ज्वेलर, मैं क्या करता हूँ, ज्वेलरी जो भी मेरा स्टॉक है मैं लेके जाता हूँ मुकेश अंबानी के घर में, एंड आई टेक द गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. ही हैज नॉट परचेज्ड एवरीथिंग, सो आई टेक द गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. मेरे जैसे ऑफिस से गुड्स बाहर निकलेगा, मुझे को पता है कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ करना है. सो व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड इन केस द गुड्स आर बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस, करेक्ट. सो ये है बेसिकली वेरियस सिचुएशन इन टर्म्स की, जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं सो दैट द रेसिपिएंट हु इज मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू यू can prove that he has made the payment of taxes on basis of these invoices or these documentation. Clear hai? So this is what we'll be covering as far as this particular series of section 31 is concerned. Then you have facility for digital payment to recipient. आपको कुछ रेसिपिएंट को डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन देने पड़ेंगे. आप अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स नहीं कर सकते हो, दैट इज गोइंग सेक्शन 32. अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका अमाउंट ऑफ टैक्स होगा दिस हैज टू बी रिटन इन द डॉक्यूमेंटेशन कि इतना टैक्स हो रहा है, ये रेट पे हो रहा है, और वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपेयरिंग उसके अंदर मेंशन होना चाहिए. देन सेक्शन 34 आपको बताएगा क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स के बारे में, कि अगर आपका जीएसटी के अंदर कुछ चेंजेस करना है आपको इनवॉइस के अंदर, सो इट कैन नॉट बी डन बाय चेंजिंग द इनवॉइसेस, बट उसके लिए आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को पास करना पड़ेगा या इश्यू करना पड़ेगा. दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 34. यहां तक क्लियर है, राइट. सो वी आर जस्ट हैविंग अ ब्रीफ कि हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, right. Then you have clarification on procedure in respect of medication, return of time expired drugs or medicine. स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन दिया गया है बिकॉज जो शेल्फ लाइफ होती है मेडिसिन की, और उसके बाद अगर वो रिटर्न आता है, राइट है, तो उसका आईटीसी का रिवर्सल कैसे होगा, दैट इज व्हाट इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन. ये हम करेंगे once we understand all the topics of this particular chapter. Then the certain rules which we have to understand कि ये rules क्या बोलता है आपको. There are various rules, basically particulars to be stated in the tax invoice. क्या क्या mention होगा tax invoice के अंदर, invoice का bill of supply क्या होता है, issuing invoice का manner mechanism क्या है, bill of supply क्या है, receipt voucher क्या है, refund voucher क्या है, पेमेंट वाउचर क्या है, जो डॉक्यूमेंटेशन हम ऊपर देख रहे हैं, राइट है. वी नो कि जहां पे भी ये मेंशन किया रहता है एज प्रिस्क्राइब्ड, सो वी गो ऑन टू द रूल्स. सो व्हेन यू रीडिंग द सेक्शन नंबर 31 वहां पे लिखा रहेगा एज प्रिस्क्राइब्ड, एज प्रिस्क्राइब्ड. सो बेसिकली यहाँ पे ये रूल्स के अंदर ये मेंशन किया गया है कि उस पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज मेंशन होना चाहिए, उस पर्टिकुलर बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज मेंशन होना चाहिए, जैसे नेम होना चाहिए, कंसाइनर, कंसाइनी, डॉक्यूमेंट, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, जो भी चीजें मेंशन होनी चाहिए वो सारा रूल्स बताता है कि ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट कैसे होगा. देन यू हैव रूल 55, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस. देयर सिचुएशन जहां पे मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं बट इनवॉइस का इश्यू नहीं है, राइट है. बेसिकली मेरे ही एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा सकता है, करेक्ट. सो दीज आर सिचुएशन कि यहाँ पे मुझे क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है. देन देयर सर्टेन सर्कुलर्स व्हिच विल बी स्टडीइंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर topic is concerned, correct. So this is what is there as far as the whole chapter of this tax invoice, credit note and debit notes are concerned. So now let us go and jump into each of this section one by one so that you get a clarity कि ये chapter क्या बोलता है. Important chapter है from the point of view of understanding the basics, logics, very simple.
This can be for 2 or 3 marks question in your MCQ, probably, correct? Let us quickly go and see, jump into the pages. Now, introduction के बारे में जब हम बात करेंगे, we have already discussed कि is a crucial aspect for ensuring tax compliance. तो टैक्स कंप्लायंस कैसे होगा? जब तक मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दूंगा तो जो सेलर है ये बायर है, राइट है? नाउ सपोज इफ यू कम एंड मेक द पेमेंट ऑफ फीस टू मी, तो क्या जब मैं बोलूंगा कि भैया 500 रुपीज 1000 rupees is the fees plus 10%, suppose 100 rupees is the GST, so you pay me 1100 rupees, will you make the payment to me without any documentation? So आप मुझसे एक documentation मांगोगे, right? So that documentation creates a liability on my head that I have collected rupees 100 as GST from you, correct? So it is ensuring what? Tax compliance अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, राइट? सो इसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगा, आप भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी कि यस दिस इज अ ट्रांसपेरेंट सिनेरियो व्हिच इज गोइंग ऑन. Issuance of invoice for every taxable transaction is a prerequisite. So without tax invoice का कोई आप पेमेंट नहीं करने वाले हो, it's a prerequisite, correct? So it acts as a documentation evidencing the payment of value of goods or services or both, right है? ये क्या एविडेंस करेगा? एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द पेमेंट, कि पेमेंट हो गया है वीओजी का, वैल्यू ऑफ गुड्स का, वीओएस का, वैल्यू ऑफ सर्विसेज का और बोथ का, एज ऑल्सो द टैक्स पोर्शन इन द सेम, नॉट जस्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ but also the tax component, right? In certain cases invoice serves as a demand for payment and becomes the document of title when paid in full, correct है? So suppose आपने मेरा बुक खरीदा, so unless and until I give you tax invoice कि आपका मुझसे, मैंने आपसे पेमेंट ले लिया है along with taxes, तो जब तक वो tax invoice नहीं है, then till that time the book is not your property, right? So जब तक आपको वो tax invoice नहीं मिलेगा तब तक उसका जो टाइटल है डॉक्यूमेंट का, राइट है, ओनरशिप है, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड. सो सर्टेन सिचुएशन के अंदर क्या हो गया? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का डॉक्यूमेंटेशन, राइट? सो अ रजिस्टर्ड पर्सन, समझो कि मिस्टर बायर जो है ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकॉज ही इज सेलिंग इट टू मिस्टर सी नाउ, राइट? सो सेलर ने बायर को सेल किया, बायर ने कंज्यूमर को सेल किया. नाउ दिस बायर विल हैव टू टेक द आईटीसी ऑफ जो भी परचेजेस किया. नाउ दिस आईटीसी विल बी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन दैट इज द this particular supplier will be issuing to this particular buyer, right? So a registered person cannot avail ITC unless he is in the possession of tax invoice or a debit note, right है? तो जब तक ये जो बीच वाला है या बायर है उसके पास जब तक ये टैक्स इनवॉइस का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, he cannot claim the ITC also, correct? Also the GST law mandates it. ये तो हमने समझा कि जनरल क्या चीजें हैं, right? Now as far as the GST law is concerned, it mandates that any registered person buying goods or services from an unregistered person also needs to issue a payment voucher as well as tax invoice, right है? So अगर मैंने एज ए रजिस्टर्ड पर्सन कुछ चीजें बाई की अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो मैं उसको पेमेंट तो करूंगा, मेरा ट्रांजैक्शन वहां खत्म हो गया. बट द जीएसटी लॉ व्हाट इट स्टेट्स इज दैट कि आप जब उसको पेमेंट करोगे, आप एक पेमेंट वाउचर इश्यू करोगे, उस पर वो साइन करेगा स्टेटिंग कि आई हैव रिसीव्ड द मनी, एंड यू विल आल्सो क्रिएट अ सेल्फ टैक्स इनवॉइस विच विल बी प्रूविंग कि ये डॉक्यूमेंटेशन है और इसके अगेंस्ट में ये पेमेंट हुआ है. द टाइप ऑफ इनवॉइस टू बी इश्यूड डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग द सप्लाई. अब वो बिल ऑफ सप्लाई होगा, टैक्स इनवॉइस होगा, क्या होगा? सो द टाइप ऑफ इनवॉइस टू बी इश्यूड, किस तरह का टाइप ऑफ इनवॉइस होगा, दैट डिपेंड्स कि आप रजिस्टर्ड पर्सन कैसे हो, आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो, राइट, कॉम्पोजिशन डीलर हो. सो वेरियस फैक्टर्स विल डिसाइड कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन इश्यू करने वाले हो, जो इनवॉइस इश्यू करने वाले हो, या वो टैक्स इनवॉइस होगा या बिल ऑफ सप्लाई होगा, करेक्ट है? इज दिस थिंग क्लियर, राइट है? So this is what is the basic of as far as the definition is concerned, which we have already discussed. Now moving further, few of the definitions which we will have to understand as far as this particular chapter goes on. Now what do you mean by invoice? मैं बार बार बोल रहा हूँ invoice. So this has been given in 266. What do you mean by invoice? Invoice or a tax invoice means the tax invoice referred to in section 31.
सो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनवॉइस की जब हम बात कर रहे हैं, जब डेफिनेशन के अंदर जाके देखते हैं, सो इट स्टेट दैट गो एंड जंप टू सेक्शन नंबर 31, जो भी सेक्शन 31 के अंदर बोला है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस। क्लियर है, नथिंग टू वरी। नाउ व्हाट इज अ क्वार्टर? सेक्शन 292 सेज की क्वार्टर क्या होता है। हमको पता है क्वार्टर क्या होता है, वो क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मीन्स कि एवरी 3 मंथ्स इज कॉल्ड एज अ क्वार्टर, करेक्ट है। सो एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स इज कॉल्ड एज अ क्वार्टर एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। यहाँ पे क्वार्टर इज फिक्स्ड, राइट है, कि एंडिंग ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। सपोज आपने नवंबर में रजिस्ट्रेशन लिया, स्टिल योर फर्स्ट क्वार्टर विल एंड ऑन 31st ऑफ दिसंबर ओनली। यू कैन नॉट से कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी मेरा क्वार्टर एंड होगा जनवरी में, नो। सो द क्वार्टर एंडिंग हैज बीन फिक्स्ड बाय द डिपार्टमेंट कि मार्च एंडिंग, जून एंडिंग, सितंबर एंडिंग एंड दिसंबर एंडिंग, दीज आर द फिक्स्ड क्वार्टर्स। सो मार्च के अंदर क्या आएगा, जैन फेब मार्च, दैट इज 1 क्वार्टर, अप्रैल मई जून 2nd क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 3rd क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4th क्वार्टर, करेक्ट है। तो दिस इज हाउ द क्वार्टर सिस्टम वर्क्स। आप आपके डेट के हिसाब से क्वार्टर नहीं ले सकते हो, क्वार्टर्स हैव बीन फिक्स्ड एज फार एज द लॉ इज कंसर्न। नाउ रिटर्न 297, रिटर्न्स मींस any return prescribed otherwise required to be furnished by or under this act or rules, right है। सो जब आप ये इनवॉइसेस करोगे, इसके साथ साथ आपको रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ते हैं। सो दैट इज बीन मेंशन्ड कि जो भी चीजें मेंशन है प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न, करेक्ट है। नाउ एज फार एज इनवॉइस इज कंसर्न, लेट अस गो एंड सी कि सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है। व्हाइल गोइंग थ्रू द इंट्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन कि सेक्शन नंबर 31 के अंदर वी हैव टू सी 3 मेजर एस्पेक्ट। वन इज the documentation in case of supply of goods, supply of services, and 31 subsection 3 which talks about various other scenarios, correct। so 31(1) tax invoice in case of goods। now जब भी मैं goods की बात करता हूं, I am talking about a tangible product। we have already seen the definition of goods क्या है, कैसा है, correct। so 31(1) क्या बोलता है, tax invoice in case of goods, right। so अब ये जब गुड्स का सप्लाई होगा, तो इस केस के अंदर जब मैं टैक्स इनवॉइस रेज करूंगा तब क्या होगा, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, राइट है, ही इज सप्लाइंग व्हाट, टैक्सेबल गुड्स। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग द टैक्सेबल गुड्स शाल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, राइट है, जैसे ही मैं सप्लाई करने वाला हूं, या तो पहले या उस समय पे, किस समय पे, before removal of goods or at the time of removal of goods for supply to the recipient, right है। जैसे ही मेरे यहां से गुड्स निकलने वाला है, या तो उसके पहले ही मैंने टैक्स इनवॉइस बना दिया कि भैया ये गुड्स मेरा निकलने वाला है कल, तो मैंने आज ही टैक्स इनवॉइस बना दिया, या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होगा सप्लाई के अंदर, ये हमने देखा था कि जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स होने वाला है, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट, या तो मुझे पता है कि ये ऑर्डर मेरे पास आया है कि आई हैव टू डिस्पैच दिस बॉटल्स टुमारो, सो या तो मैं आज ही सारे इनवॉइस बना के चले जाऊंगा, या फिर जिस टाइम पे डिस्पैच होगा उस टाइम पे मैं इनवॉइस बनाऊंगा, राइट है। सपोज आज के दिन में इंस्टेंटली मेरे को ऑर्डर है कि आई वांट इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ से 50 बॉटल्स, तो मैं पहले कैसे बनाऊंगा, जब वो आदमी सामने आया हुआ है गुड्स लेने के लिए, सो एट द टाइम ऑफ रिमूवल ही मैं गुड्स का इनवॉइस बना पाऊंगा, राइट। सो इन सच सिचुएशन जब मैं टैक्सेबल गुड्स की बात करता हूं एंड द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, सो इन दैट सिनेरियो it is mandatory that the invoice should be prepared either before the removal of the goods or at the time of removal of the goods, clear है, is this thing clear now। और second situation क्या होगा, before the delivery of goods or making available to the recipient, in any other cases issue a tax invoice showing the following, correct। so जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, या मैं किसी को डिलीवरी दे रहा हूं या मेकिंग अवेलेबल करा रहा हूं, सपोज पहले मैंने कोई प्लांट को किसी के लीज पे इंस्टॉल किया था, अब वो उसको खरीदने ही वाला है, राइट है। सो उस टाइम पे मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स तो है नहीं, सो आई हैव टू मेक हिम अवेलेबल द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, करेक्ट। सो इन अदर सिचुएशन जहां पे इट इज नॉट द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, where there is basically either before the delivery of the goods or at the time of delivery of the goods or before the making the goods available to them or at the time of making the goods available to them, एक क्या इनवॉइस इश्यू होगा, टैक्स इनवॉइस इश्यू होगा
शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या टैक्सेबल गुड्स हैं, क्वांटिटी क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, टैक्स चार्ज क्या है, and the other particulars which will be reading more in detail along with section rule number 46 and 46A. clear है? is this thing clear है यहाँ तक? so 31(3) ने मेरे को क्या समझाया कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन मुझे मेंटेन करने हैं एज फार एज सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स आर कंसर्न. नो दिस सप्लाई कैन बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ, this supply can be, this tax invoice shall be prepared either before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods. clear है? is this thing clear? or delivery of goods or making available to the recipient in any other cases, issue a tax invoice showing the details of description, quantity, value of goods, the tax charged thereon and such other particulars. clear? is this thing clear है? so ये हो गया सेक्शन 31(1) का पॉइंट. नाउ जब मैं डिलीवरी और या रिमूवल की बात करता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय रिमूवल ऑफ गुड्स? दैट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 296. रिमूवल ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं? आइदर dispatch of the goods for delivery by the supplier or by any other person acting on behalf of the supplier. तो रिमूवल ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं? जब मेरे को डिस्पैच करने का है, राइट है, मेरे को मेरे फैक्ट्री से गुड्स को बाहर भेजना है, डिस्पैच करने का है, दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ गुड्स. और कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट हिमसेल्फ, या फिर रेसिपिएंट खुद आया है और वो खुद कलेक्ट करके लेके जा रहा है. इन बोथ द सिनेरियो जहां पे सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ गुड्स. करेक्ट? सो रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स डिस्पैच ऑफ द गुड्स फॉर डिलीवरी, or in second scenario collection of the goods by the recipient himself thereof or by any other person acting on behalf of such recipient. clear है? so 31(1) ने हमको ये समझाया कि टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स, तो गुड्स के अंदर हमने देखा कि गुड्स कौन से होने चाहिए? टैक्सेबल गुड्स होने चाहिए. सो जब टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई हो रहा है, देन द टैक्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड आइदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और बिफोर द रिमूवल. करेक्ट है? सो ये दोनों सिचुएशन है जहां पे ये टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स का इश्यूएंस होने वाला है. क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. (31)(2) क्या बोलता है? टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज. 31(1) हमने समझ लिया, टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज. गुड्स के अंदर तो क्या होता है? जैसे टैंजिबिलिटी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं गुड्स का डिलीवरी कैसे हुआ, गुड्स का मूवमेंट कहाँ हुआ. बट व्हाट विल बी द सिचुएशन एज फार एज द सर्विसेज आर कंसर्न? सो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड कि इन केस ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू करना है. क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? इसकी हम किसकी बात कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं. सो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना है? लेट अस क्विकली सी दैट नाउ. सो अ रजिस्टर्ड पर्सन है, ये तो क्लियर है कि वही सप्लाई का डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा. अ रजिस्टर्ड पर्सन व्हेन इज प्रोवाइडिंग अ टैक्सेबल सर्विसेज, राइट है, जब वो टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो ही शैल इश्यू टैक्स इनवॉइस व्हेन, कब इश्यू करना है उसको? या तो सर्विस के पहले ही इश्यू कर देना है, या फिर सर्विस खत्म होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर उसको इश्यू करना है. राइट है? सो ही शैल बी इश्यूइंग टैक्सेबल सर्विसेज बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. करेक्ट है? बट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. जहां भी टर्म प्रिस्क्राइब्ड है, हमको पता है कि वी हैव टू रिफर टू द रूल. सो वी जंप टू रूल नंबर 47 एंड विच सेज दैट कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको इश्यू करना है. एंड देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे 45 डेज का भी ऑप्शन दिया गया है. दैट इज इन जनरल इन केस ऑफ बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज. करेक्ट है? तो जब रूल 47 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 45 डेज किसके लिए है. राइट है? सो इन जनरल इट इज 30 डेज. करेक्ट? सो अ रजिस्टर्ड पर्सन इफ इज प्रोवाइडिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्या प्रोवाइड कर रहा है? टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो जब टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करेगा तो पेमेंट भी रिसीव करेगा. पेमेंट रिसीव करने के लिए क्या चाहिए? इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. इनवॉइस कब इश्यू करना है? या तो बिफोर द सर्विस या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस के 30 डेज के बाद तक वो उसको इश्यू करना ही पड़ेगा. क्लियर है? नाउ अब ये जो इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस है, इसके अंदर क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन, कौन सा सर्विस दिया, वैल्यू क्या है वो सर्विस का. करेक्ट है?
टैक्सेस उस पर चार्ज कितने हुए हैं, और जो भी सारी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उसके अंदर which has been mentioned as per rule 46 या 46A, which we have already seen in case of goods also कि rule 46A के हिसाब से आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है. So this टैक्स इनवॉइस का जो कंटेंट होगा, टैक्स इनवॉइस के अंदर जो फॉर्मेट होगा, that has been mentioned in rule number 46A, और उस रूल के हिसाब से ही आपका टैक्स इनवॉइस बनेगा. करेक्ट. सो लेट अस सी एन एग्जांपल नाउ. ABC सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सर्विसेज टू रॉयल ज्वेलर्स. एक रॉयल ज्वेलर्स करके है कंपनी, जिन्होंने ABC सिक्योरिटी सर्विसेज को अपॉइंट किया है. क्यों? बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन एन ज्वेलरी एग्जीबिशन विच हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5th of October. 5 अक्टूबर को कोई ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है, जहां पे दिस रॉयल ज्वेलर्स आर पार्टिसिपेटिंग. अब ये जो रॉयल ज्वेलर्स पार्टिसिपेट कर रही है, दे डू नॉट वांट एनी अनवारंटेड एक्टिविटी, सो दे अपॉइंट ABC सिक्योरिटी सर्विसेज. राइट. सो यहाँ पे ABC सिक्योरिटी सर्विसेज को जो इनवॉइस रेज करना है अपने सर्विसेज के लिए, आइदर दे कैन रेज द टैक्स इन एडवांस 5 तारीख के पहले, या फिर मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं, 5 तारीख को सर्विस प्रोवाइड किया, उसके बाद 30 days ऐड करूंगा, दैट इज टिल 4th of November ABC लिमिटेड विल हैव टू इश्यू टैक्स इनवॉइसेस. राइट. अब ये जो हमने सिचुएशन समझ ली, बट देयर कैन बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पे इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इश्यू टैक्स इनवॉइस. राइट. या फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट को ही टैक्स इनवॉइस अज्यूम कर लिया जा सकता है. दैट इज द प्रोवाइजो व्हिच हैज बीन गिवन. सो प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन. नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर कुछ कंडीशंस मेंशन होंगे. स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज. स्पेसिफाई व्हाट? द कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज. राइट है. जब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, दे कैन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट issued in relation to supply shall be deemed to be a tax invoice. आप थिएटर में जाके मूवी देखते हो, so such situation आपको अलग से टैक्स इनवॉइस थोड़ी देता है आपको. तो वो जो टिकट है, that itself is a documentation. That document itself can be deemed to be a tax invoice. ऐसा नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इश्यू कर सकती है. करेक्ट है. और देयर कैन बी सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन के अंदर आपका अगर सर्विसेज हैं, देन यू नीड नॉट इवन इश्यू अ टैक्स इनवॉइस. करेक्ट. सो क्रक्स क्या है? फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज और अदर नोटिफाइड डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ टैक्स इनवॉइस इटसेल्फ. क्लियर है. सो ये बेसिक है कि कोई सर्टेन सिचुएशंस के लिए अदर डॉक्यूमेंट्स को हम बोल सकते हैं इट इज अ टैक्स इनवॉइस. क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? नाउ रूल 47, टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस. अब जो हम यहाँ पे समझ रहे थे, यहाँ पे जो ये 47 के अंदर 30 days और 45 days का पॉइंट, अब ये हम डिटेल में जाके समझते हैं कि टाइम लिमिट क्या है एज फार एज दिस टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज कंसर्न. करेक्ट. सो लेट अस गो एंड जंप इनटू दिस नाउ. सो द इनवॉइस विच इज रिफर्ड इन रूल नंबर 46, क्योंकि इनवॉइस के अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा वो किसने बताया? रूल 46 के अंदर. In case of taxable supply of services shall be issued within a period of 30 days from the date of supply of services. ये तो हमने समझ लिया. इसका एक प्रोवाइजो है. What is the proviso? Let us go and see this. An insurer, right? A insurer, a banking company, a financial institution, including an NBFC. The invoice or any document is to be issued. Invoice भी हो सकता है या फिर दूसरा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है which can be called as deemed invoice. Is to be issued shall be 45 days from the date of supply of services. राइट. तो उनके लिए दिया गया है 45 days का प्रेस पीरियड कि अगर इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कोई इनवॉइस रेज कर रहे हैं या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट विच इज टू बी इश्यूड shall be 45 days from the date of supply of service. क्लियर है. Second, an insurer or a banking company or a financial institution including a non-banking financial company or a telecom operator or any other class of supply of services, that means notified by government on the recommendation of council, making taxable supplies between distinct person. डिस्टिंक्ट पर्सन कौन हो गए? एक पैन नंबर, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन. करेक्ट है. सो बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी ने, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को सर्विस दिया. HDFC बॉम्बे ने HDFC पूना को कोई सर्विस दी. राइट है. तो उसके लिए HDFC बॉम्बे विल रेज एन टैक्स इनवॉइस टू HDFC पुणे. सो सच सिचुएशन के अंदर अगर इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इवन अ टेलीकॉम ऑपरेटर। तो प्रोवाइजो के अंदर स्पेसिफिकली टेलीकॉम ऑपरेटर को ऐड किया गया है, विच इज नॉट द केस इन केस ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो, जहां पे खाली इंश्योरर बोलता है, बैंकिंग कंपनी बोलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है, इंक्लूडिंग एनबीएफसी बोलता है। बट सेकेंड प्रोवाइजो के अंदर क्या किया गया है, टेलीकॉम ऑपरेटर को भी ऐड किया गया है। बेसिकली अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विसेज देती है, देन दे में इश्यू द इनवॉइस before or at the time of such supplies recorded in his books of account, right है। सप्लायर के बुक में जब उसकी एंट्री होगी या उसके पहले या उस टाइम पे उसको इश्यू करना पड़ेगा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई ऑफ वाज मेड, करेक्ट है। या फिर अगर समझो कि आज मैंने सर्विस प्रोवाइड किया, आज है समझो दिसंबर 25, अब ये समझो कि मैं मेरे बुक्स में जनवरी में लिखने वाला हूं, राइट है, सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सो ये बट इसका क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। सो आई हैव टू इश्यू एन इनवॉइस बिफोर 31 ऑफ दिसंबर इटसेल्फ और ऑन 31 ऑफ दिसंबर इटसेल्फ, क्लियर है। सो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे मैं बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी की बात करता हूं, दे कैन इश्यू टैक्स इनवॉइस विद इन 45 डेज, 30 डेज का उनके ऊपर लिमिट नहीं है। एज फार एज इन एडिशन टू दैट, उनके ऊपर अगर वो सप्लाई अपने डिस्टिंक्ट पर्संस को कर रहे हैं, देन दे में इश्यू द टैक्स इनवॉइस आइदर बिफोर का क्लॉज सबके लिए है, और एट द टाइम ऑफ सच सप्लाईज रिकॉर्डेड सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस टाइम पे सप्लायर बोलेगा कि आज मैंने सर्विस प्रोवाइड किया है, उस टाइम पे उसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, क्लियर है। और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज एक्चुअली मेड, करेक्ट। सो यहाँ पे दो सिचुएशन आ गए हैं आपके पास समझने के लिए। एक तो इन सिचुएशन नॉर्मल केस के अंदर 30 डेज का हो गया, तो वो तो हमको सिंपल है, लॉजिकली कोई इश्यू ही नहीं है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस बैंकिंग कंपनी, इंश्योरर, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, इनको क्या दिया गया है, बोला 30 डेज नहीं, आपके पास 45 डेज है आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। नाउ अब ये हो गया एक सिचुएशन कि आपने अगर समझो कि बैंक ने मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड की, तो दे कैन इश्यू टैक्स इनवॉइस टिल 45 डेज। नाउ सपोज एचडीएफसी मुंबई इज गिविंग सर्विसेज टू एचडीएफसी पुणे, राइट। सो मुंबई ने पुणे को सर्विस किया, पुणे इसके लिए पेमेंट करेगा, राइट है। पुणे में जब पेमेंट करेगा क्या बोलेगा, मेरे को टैक्स इनवॉइस इश्यू करो। अब ये टैक्स इनवॉइस वो कब तक इश्यू कर सकता है, इन जनरल उनके पास 45 डेज का टाइम है, राइट है। सो in case of making taxable supplies or service between distinct person as specified in section number 25, this tax invoice may be issued before, या तो before वाला clause है वो तो सबके लिए सिंपल है, कोई इश्यू नहीं, और at the time of such supplier, ये जो मुंबई वाला ब्रांच है, जिस टाइम पे वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि मैंने सप्लाई सर्विस प्रोवाइड की है उस टाइम पे, और या फिर एट द टाइम ऑफ, और एट द टाइम जहां पे सप्लाई हुआ उसका जब क्वार्टर एंड हो रहा है तब तक उसको इश्यू करना है, क्लियर है। इज दिस थिंग क्लियर, राइट है। सो रूल नंबर 47 इज क्लियर टू यू गाइस कि 45 डेज कौन सी सिचुएशन के अंदर है, एज वेल एज कि अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इवन द टेलीकॉम ऑपरेटर, इफ दे आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज टू देयर डिस्टिंक्ट पर्सन, स्पेसिफिकली अलग से क्लॉज प्रोवाइजो क्रिएट किया गया है अंडर रूल 47 के अंदर कि दे कैन इश्यू टैक्स इनवॉइस आइदर बिफोर or at the time of when the supplier records such supplies in the books of account, or before the expiry of the quarter during which the supply was made, clear है, यहां तक क्लियर हो गया। now jumping to rule number 54, rule number 54 क्या बोलता है, let us go and see this, rule number 54 क्या बोलता है। so अब हम जब इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी की बात करते हैं, the said supplier may issue a consolidated tax invoice or any other document in lieu thereof by whatever name called for the supply of services made during the month at the end of the month, करेक्ट है। जब मैं कोई बैंकिंग कंपनी की बात करता हूं, इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूं, एनबीएफसी की बात करता हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं, तो हो सकता है कि दे आर इश्यूइंग अ सर्विसेज टू मी ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट है। सो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दे कैन इश्यू, और दे कैन कॉल इट बाय एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन इन लिeu ऑफ thereof, राइट, by whatever name they want to call for supply of services made during the month at the end of the month। तो जो भी महीने में उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया उसके लिए कंसोलिडेटेड सर्विस के लिए एक इनवॉइस बना सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं, और दैट विल बी कॉल्ड कि हर एक सर्विस के लिए अलग अलग इनवॉइस बनाने का जरूरत नहीं है, राइट। वेदर इश्यूड और मेड अवेलेबल फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, whether or not serial number or whether or not containing the address of the recipient of taxable services
is not mandatory, but it shall contain the details mentioned under rule number 46. Clear है? Hence, bank may issue a consolidated tax invoice or a statement to its customer, right है? बैंक का कोई tax invoice नहीं देता है for charging, they just debit the amount into your bank account, correct? So, अब जब मेरा बैंक अकाउंट का GST लगा है तो गवर्नमेंट कैन चैलेंज कि इसका तो इनवॉइस ही नहीं है, राइट? सो फॉर दैट सिचुएशन यू हैव दिस रूल नंबर 54 which states that when a bank may issue a consolidated tax invoice, we will not issue, और स्टेटमेंट के ऊपर डेबिट कर देगा टू द कस्टमर शैल बी एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी बेस्ड ऑन सच डॉक्यूमेंट और इनवॉइस. क्लियर है? सो ऐसा नहीं है कि अगर बैंक ने कोई बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं आपको तो डिपार्टमेंट कैन नॉट चैलेंज कि बॉस आपके पास तो टैक्स इनवॉइस है नहीं, इसका आईटीसी नहीं दे सकते हो. करेक्ट है? सो यू हैव अ प्रोवाइज रूल नंबर 54 व्हिच स्टेट्स दैट कि ये जो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी है, दे मे इश्यू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट in lieu thereof, right, by whatever name called for supply of services made during a month at the end of the month. Clear है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Now, इन केस ऑफ जीटीए की जब हम बात करेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. नाउ जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास मैं जा रहा हूं सप्लाई ऑफ सर्विसेज लेने के लिए, सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज. ये तुमको पता है जीटीए खाली रोड से ट्रैवल गुड्स को सप्लाई करता है. द सेड सप्लायर शैल इश्यू अ टैक्स इनवॉइस और एनी डॉक्यूमेंट इन ल्यू देयरऑफ बाय व्हाटएवर नेम इट इज कॉल्ड. करेक्ट है? बिल्टी बोलो, कुछ चलान बोलो, कुछ भी बोलो. सो यहां पे भी यही बोला जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट का नाम जरूरी नहीं कि टैक्स इनवॉइस ही होना चाहिए. कंटेनिंग व्हाट आर द डिटेल्स व्हिच नीड्स टू बी कंटेन्ड एज फार एज जीटीए की बात हम करेंगे. कंटेनिंग द ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी, registration number of the goods carriage in which the goods are transported, details of goods which are transported कि ये कौन सा गुड्स जा रहा है, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, जीएसटी एंड नंबर ऑफ द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स वेदर एज कंसाइनर और कंसाइनी और जीटीए, and also containing other information as mentioned under rule number 46. तो रूल नंबर 46 का जो बेसिक क्राइटेरिया वो तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा. उसके अलावा जीटीए को क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ग्रॉस वेट क्या है कंसाइनमेंट का, नेम ऑफ कंसाइनर क्या है, नेम ऑफ कंसाइनी क्या है, कौन सी गाड़ी में मूवमेंट हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड उसका नंबर चाहिए, डिटेल्स कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ पे डेस्टिनेशन है, एंड द जीएसटी नंबर ऑफ द पर्सन for liable for making the payment of taxes. These are the additional information which is required over and above the rule number 46 का जो information required है. Correct है? Is this thing clear? So these are certain situational basis जो आप रोज आप समझोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, राइट है? It's all basic logics and common sense. एक बार सुन लोगे, समझ लोगे, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा. So इसको बाय हार्ट करना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. कॉमन सेंस है कि हो सकता है कि सर्टेन सिचुएशंस हैं जहां पे टैक्स इनवॉइस के अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है, उसको भी हम बोल सकते हैं इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस. उस टैक्स इनवॉइस की जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट को भी हम वही कैरेक्टर के अंदर हम प्ले करवा सकते हैं. क्लियर है? नाउ वेयर द थर्ड सिचुएशन है वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे को तो टैक्स लग के आएगा टिकट के ऊपर ही. करेक्ट है? सो इन सच सिचुएशन क्या अलग से मैं उसके लिए अलग से टैक्स इनवॉइस मांगूंगा? राइट है? सो लेट अस सी दिस. अ टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड टिकट इन एनी फॉर्म बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. राइट है? सिंपल है. whether or not serially numbered and whether or not containing the address of the recipient of services but containing other information as mentioned in the rule number 46. clear? basic है, logic है, कोई issue इसके अंदर नहीं है. right? A registered person supplying services by way of admission to exhibition on cinematographic films in multiplex screen. अब कोई सिनेमा लगी है मल्टीप्लेक्स के अंदर, राइट है, और रजिस्टर्ड पर्सन है सिनेमा हॉल. सो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है सिनेमा हॉल, मैं जाता हूँ आइनॉक्स के अंदर, मैं थिएटर में जाता हूँ, आइनॉक्स रजिस्टर्ड पर्सन, मैं थिएटर में जाता हूँ, 500 रुपए की टिकट लेता हूँ, राइट है. सो इन सच सिचुएशन व्हाट इज सिनेरियो, shall be required to issue an electronic ticket. एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट, ऐसा नहीं है कि पहले चलता था कि फिजिकली टिकट फाड़ कर देते, राइट. सो वो सिचुएशन नहीं होगा. नाउ दे हैव टू इश्यू एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट एंड द सेड इलेक्ट्रॉनिक टिकट शैल बी डीम्ड टू बी अ टैक्स इनवॉइस. उसके अलावा कोई टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है.
the said e-ticket shall be deemed to be a tax invoice for all the purpose of the act, even if such ticket does not contain the details of the recipient. आपका नाम थोड़ी पूछता है कि आपका नाम क्या है, of services, but contains the other information as mentioned under Rule 46. Clear है? Is this thing clear है? Provided that the supplier of such service in screen other than multiplex screens may at his option follow the above procedure. Now ये तो हो गया मल्टीप्लेक्स का बात, बट पहले के जमाने में जो सिंगल सिंगल स्क्रीन थे, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रोविजन. इसका कंक्लूजन क्या है? लेट अस सी. A registered person who is supplying services by way of admission to exhibition of cinematography. उन्होंने क्या किया? सिनेमा का एग्जीबिशन लगाया है. आप वहाँ जाते हो, आप चूज करते हो, वहाँ पर टिकट देते हो, वो एग्जीबिशन देखते हो, करेक्ट, सिनेमा देखते हो, करेक्ट. सो अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ cinematographic films in multiplex screens shall mandatory be required to issue electronic ticket, which is a deemed tax invoice. A registered person who is supplying services by way of admission to exhibition of cinematographic film in single screen may opt, इसके लिए कंपल्सरी नहीं है, he may opt to issue an electronic ticket. करेक्ट है? इज दिस थिंग क्लियर? राइट है. सो रूल नंबर 54 ने हमको सर्टेन सिचुएशंस बताए जहां पे ये हमने अंडरस्टैंड किया कि टैक्स इनवॉइस की जगह पे जो दूसरे डॉक्यूमेंटेशन है वो कहां हो सकते हैं. पहले हमने देखा इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी जो बेसिकली हमारे स्टेटमेंट के अंदर डेबिट कर देते हैं, दैट इटसेल्फ कैन बी कंसीडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ द टैक्स इनवॉइस. सेकंड, जीटीए के अंदर हमने देखा कि जीटीए के अंदर भी वो जो इश्यू करेगा दैट कैन बी इन एनी नेम, but it should contain additional information other than those mentioned in rule number 46. That means gross cut of consignment, name of consignor, consignee, registration number of the goods, carriage in which goods are transported, details of goods transported, details of place of origin, place of supply, GST number of the person who is liable to making the payment of taxes, and all these things in addition to what is mentioned in rule number 46 has to be incorporated in the document which they are issuing. Correct? Now पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अंदर आप ट्रेन के अंदर जाते हो, जो टिकट है दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट योर डीम्ड टैक्स इनवॉइस ओनली. देन सिनेमा के अंदर तो सिचुएशन है, अगर आप मल्टीप्लेक्स के अंदर जाते हो तो मैंडेटरी है ई टिकट, और वो ई टिकट ही टैक्स इनवॉइस होगा. और अगर आप सिंगल स्क्रीन के अंदर जाते हो तो सिंगल स्क्रीन अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, so you may opt for e-ticket. It is not mandatory that you will have to opt for e-ticket only. Clear है? Is this thing clear? So rule 54 तक यहाँ तक clear है आप लोगों को. So in detail we have understood 31.1 and 31.2, which is talking about the tax invoices in case of goods and tax invoice in case of supply of services. Clear है? यहाँ तक clear हो गया. Now let us go to the next section. सेक्शन नंबर 31.3. 1 और 2 तो हमने समझ लिया. जब फर्स्ट पेज देखा था हमने समझा था कि 31.1 इज टॉकिंग अबाउट सप्लाई सर्विस इन केस ऑफ गुड्स, सॉरी टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. टैक्स 31.2 ने बोला टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. नाउ देयर कैन सर्टेन सिचुएशन जहां पे मेरे को जो भी 1 और 2 के अंदर मेंशन किया आई कैन नॉट फॉलो. सो दैट हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 31.3 which states that notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 2. तो 1 और 2 को मैं भूल जाऊंगा अभी, बिकॉज वो मेरे सिचुएशन के अंदर फॉल नहीं कर रहे हैं. राइट? सेक्शन 31.3a is talking about revised tax invoice within 1 month from issuance of registration certificate. करेक्ट है? नाउ अब जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं था तो मैं कैसे टैक्स इनवॉइस इशू करता? करेक्ट. सो बेसिकली मैंने आज अप्लाई किया है और मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने में समझो कि 7 दिन लगता है या 3 दिन लगता है. सो आज कल और परसों जो 3 दिन के अंदर मैं सेल करूंगा उस पर कुछ तो इनवॉइस रेज करूंगा. सो अब ये जो इनवॉइस रेज कर दिया हूं, बट उस पर मेरे को टैक्स तो पेमेंट करना है और सामने वाले को भी उसका आईटीसी लेना है. सो इन सच सिचुएशन अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड. करेक्ट. सो जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले दिया होगा विद इन 3 days, उसके जगह पे मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा विद इन 1 month फ्रॉम द इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? सो रिवाइज टैक्स इनवॉइस विद इन 1 month फ्रॉम इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. नाउ ये क्या बोलता है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, लाइक सपोज टुडे ये 1 January है, आपने आज अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, यू गॉट द रजिस्ट्रेशन से ऑन 7 January फॉर सम रीजन. राइट? और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 7th के अंदर. तो जो भी आपने इनवॉइसेस 1st और 7th के बीच में दिए हैं
उसको आप रिवाइज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, बट दिस रिविजन हैज टू बी डन विद इन 1 month, दैट इज 6th of Feb के अंदर अंदर ये चीज रिविजन हो जानी चाहिए, देन ओनली यू कैन रिवाइज, अदरवाइज यू कैन नॉट रिवाइज। और ये भी कंडीशन है कि जो रजिस्ट्रेशन है इट इज वेल विद इन टाइम और नॉट, अगर वेल विद इन टाइम होगा देन ओनली यू हैव दिस प्रोविजन ऑफ रिविजन टैक्स इनवॉइस, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट। सो लेट अस सी 31(3)(a) क्या बोलता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में। अ रजिस्टर्ड पर्सन में रजिस्टर्ड हो गया, उसका सेशन सर्टिफिकेट आ गया, ही में within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed in rule number 53 issue a revised tax invoice against the invoices already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him। so जब वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, अगर वो टाइमलाइन के अंदर 30 डेज के अंदर अंदर उसने अगर अप्लाई कर दिया है, सॉरी, देन द इफेक्टिव डेट बिकम्स द डेट फ्रॉम विच ही वाज लायबल टू मेक द पेमेंट। अगर वो 30 डेज के अंदर नहीं करता है देन वी हैव सीन द रजिस्ट्रेशन चैप्टर कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से वो उसका इफेक्टिव डेट होगा, राइट है। सो इफेक्टिव डेट से टिल द टाइम यू गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उस पीरियड में अगर आपने कोई भी इश्यू किया है सब इनवॉइस, उसको आप रिवाइज करके रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते। लेट अस सी एन एग्जांपल। रोहन प्राइवेट लिमिटेड कमेंट्स द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 1st April इन दिल्ली। करेक्ट है, 1st April को उन्होंने काम चालू किया। इट टर्नओवर एक्सीडेड 20 lakhs ऑन 3rd September, राइट है। दस इट बिकेम लायबल टू रजिस्टर्ड ऑन 3rd September इटसेल्फ, 20 लाख रुपए क्रॉस हो गया। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 29th of September, तो 3rd और 29th के बीच में जो है विद इन द टाइम लिमिट विद इन 30 डेज उसने अप्लाई कर दिया है, राइट। एंड ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन 5th of October, करेक्ट है। सिंस इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल, लायबल कब हुआ 3rd September को, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने एप्लीकेशन कर दिया था। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड जो होगा दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 3rd September ओनली, करेक्ट है। सो 3rd September से लेके 5th October तक उसने जो भी इनवॉइसेस रेज किए हैं दैट कैन बी इश्यूड अ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्टेड बिटवीन 3rd of September to 5th of October, but that only within 1 month from the issuance of registration certificate। so 4th of November तक ही वो सारे के सारे टैक्स इनवॉइसेस को रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? राइट है। तो 31(3)(a) ने हमको ये बोला कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज is less than 200 rupees subject to such condition and in such manner as may be prescribed in rule number 46, करेक्ट है। सो रूल नंबर 46 बोलता है कि अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई है जो 200 रुपए के नीचे है, राइट है, इज लेस देन 200 रुपीज, देन आई माइट बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन आई माइट नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस। तो व्हाट इज रूल नंबर 46? लेट अस सी दैट। Provided also that a registered person other than supplier engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex or screen। so सिनेमा वालों का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, राइट। उसके अलावा भी रजिस्टर्ड पर्सन जो होंगे दे मे नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस in accordance with the provision of clause B of section 3 of section 31 subject to the 40 following condition, right है। तो कौन से सिचुएशन के अंदर उनको नहीं देना है, लेट अस सी दिस, राइट। सो अ रेसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो भी नहीं देगा वो। द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्ड सच इनवॉइस, तो भी जरूरत नहीं है, राइट है। सो बेसिकली यहां पे क्या बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड इज लेस देन 200 रुपीज, राइट। अगर 200 के नीचे है तो वो सप्लाई का वैल्यू ऑफ बिल वैल्यू या टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड मैनर एज वी प्रिस्क्राइब इन रूल नंबर 46। तो रूल नंबर 46 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सिनेमा वाला जो हमने पहले डिस्कस कर लिए मे नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस
in accordance with 31(3)(b) subject to following condition. The recipient जो recipient है, he is not a registered person ही नहीं है, उसको invoice चाहिए ही नहीं, right? And he shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supply. Last day के अंदर एक consolidated tax invoice बना देगा every day end के अंदर कि ये मेरा consolidated tax invoices हैं. Clear है? Analysis, let us go and see this. So multiplex screen cinema hall cannot issue consolidated tax invoice, right है, हमको पता है. At the end of the day and are required to issue tax invoice for every transaction even if the value of supply is less than 200 rupees. अब वो tax invoice क्या है, उसका जो ticket है that is itself is a deemed tax invoice. However, single screen cinema may issue a consolidated revised tax invoice for the whole day itself. Correct है? Is this thing clear? Right? So multiplex के लिए क्या होगा, they cannot issue a consolidated tax invoice, but in case of this single screen they can issue a consolidated revised tax invoices also. Clear? Is this thing clear? 31(3)(c) क्या बोलता है, supplier of exempted supply or composition dealer shall issue a bill of supply instead of tax invoice. Now अब हम जब आ रहे हैं बात करने के लिए, अभी तक हमने देखा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बट अगर मैं सप्लायर हूं किसका, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का, या फिर मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं, राइट? सो आई विल नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस बट आई विल इश्यू व्हाट, अ बिल ऑफ सप्लाई. What I will be issuing is a bill of supply and not the tax invoice. Clear है? So in case I am not a supplier of taxable goods and services, but I am a supplier of exempted goods and services, or I am a composition registered dealer, then in such cases I will not be eligible to issue a tax invoice because मेरे केस के अंदर टैक्स का कोई लेन देन ही नहीं है, राइट है? So whatever tax I pay to the government is directly deposited to the government, right, as a supplier, correct? If I am a composition dealer, correct? So I cannot issue a tax invoice. What I will be issuing is a bill of supply. So a registered person supplying exempted goods or services, or both, or paying the tax under the provision of section 10, that is the composition dealer, shall issue instead of tax invoice a bill of supply. What it will be issuing? A bill of supplying containing such particulars and in such manner as may be prescribed in rule 49. So जब हम bill of supply की बात करते हैं rule 49 है, जब हम tax invoice की बात करते हैं rule 46 है. 6 और 9 को उल्टा सीधा कर दो तो आपको रूल नंबर याद रह जाएगा. So when you're talking about the tax invoice, you have rule number 46 corresponding. When you're talking about bill of supply, you have corresponding rule number 49. Clear है? Is this thing clear? So no bill of supply, सेम चीज जो बिल ऑफ टैक्स इनवॉइस के लिए था वो यहाँ पे भी है. नो बिल ऑफ सप्लाई इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200, provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of goods or services or both supplied is less than ₹200, subject to such conditions and in such manners as may be prescribed. Correct है? Now there was one difficulty order के लिए removal आया, that is that for the removal of difficulty it is hereby clarified that the provision of section 31(3)(c) of the said act shall apply to a person paying tax under notification number 2/19. ये हम बाद में देखेंगे जब हम पूरा सर्कुलर इसका करने वाले हैं. क्लियर है? नाउ रिसीट वाउचर ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट, राइट है? अब मैंने आपको ये बताया कि जरूरी नहीं है कि मेरा काम शुरू हो गया है या मेरा गुड्स डिलीवर हो गया है, मेरे को बस खाली आज कोई पर्सन ने ऑर्डर दिया और उसने मेरे को एडवांस दे दिया. तो जब वो एडवांस देगा तो वी नो कि एडवांस के ऊपर मेरे को टैक्स पे करना है. तो एडवांस देगा मेरे को तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट क्या होगा, मैं ये बोलूंगा कि आई हैव रिसीव्ड द इनवॉइस, सो आई विल बी इशूइंग अ रिसीट वाउचर एंड आई विल नॉट बी इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस. करेक्ट? सो 31(3)(d) के अंदर बोलता है रिसीट वाउचर, अ रजिस्टर्ड पर्सन शाल ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट, मेरे को एडवांस पेमेंट मिला, विथ रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, issue a receipt voucher or any other document containing such particulars as may be prescribed. तो receipt voucher के लिए कौन सा रूल नंबर है? रूल नंबर 50, evidencing receipt of such payment, कि ये एविडेंस है कि मैंने ये पेमेंट रिसीव किया. इसका एक प्रोवाइजो क्या है? दैट मीन्स कि रूल नंबर 50 कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट मीन्स इट बिकम्स इनडायरेक्टली अ प्रोवाइजो टू 31(3)(d) ऑल्सो. सो प्रोवाइजो टू रूल 50, रिसीट वाउचर where at the time of receipt of advance, the rate of tax is not determinable. मेरे को पता ही नहीं कि इस पर रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, 5, 12, 18, 28 क्या लगेगा. then the tax
पेड शैल बी एट द रेट ऑफ 18% फ्लैट, करेक्ट है। और अगर मेरे को यह पता नहीं है कि द नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल, देन whether it is interstate or intrastate, but it shall be treated as interstate supply, correct। so 31(3)(d) के अंदर क्या होगा, जब मेरे को एडवांस मिलेगा, एडवांस में मैं रिसीट वाउचर इशू कर दूंगा, बेस्ड ऑन दैट रिसीट वाउचर आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब जब पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात आएगी तो मुझे ये नहीं पता कि इस पर रेट क्या लगने वाला है, सो बाय डिफॉल्ट 18% लगाना है। मुझे ये नहीं पता कि इसका नेचर ऑफ सप्लाई क्या, वेदर इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, सो आई विल हैव टू ट्रीट इट एज एन इंटरस्टेट सप्लाई। क्लियर है? बिकॉज अभी तक मेरा सप्लाई को खत्म ही नहीं हुआ या पता ही नहीं चला मुझे कि होने क्या वाला है, जस्ट एन एडवांस विच आई हैव रिसीव्ड, करेक्ट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी या मुझे रेट नहीं पता है या मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता है, राइट। सो दैट इन सच सिनेरियो 18% एंड इंटरस्टेट सप्लाई इज व्हाट इज टू बी अज्यूम, करेक्ट। इश्यू ऑफ रिफंड वाउचर, अब मेरे को रिफंड करना है, मैंने एडवांस लिया था बट काम नहीं हुआ तो मैं रिफंड कर रहा हूं। सो 31(3)(e) क्या बोलता है कि where on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, the registered person issued a receipt voucher, receipt voucher मैंने दे दिया 31(3)(d) के अंदर, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued। दो कंडीशन, बाद में सप्लाई भी नहीं हुआ है और टैक्स इनवॉइस भी नहीं हुआ है, in pursuant to that particular advances, the said registered person may issue to the person who has made the payment a refund voucher against such payment, that is called as rule number 51 के अंदर वो मेंशन किया गया। इसकी टैक्सेबिलिटी हम बाद में देखेंगे। दैट एज ऑफ नाउ आपको ये समझना है कि अगर आपको एडवांस मिला है, आपने एडवांस वाउचर दिया है जिसमें आपने एक्नॉलेजमेंट किया है कि आपने पैसा ले लिया है, सिमिलरली जब आप उसको वापस पैसे दे रहे हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट करना है कि मैंने आपको पैसे वापस दे दिए हैं। सो फॉर दैट पर्पस यू विल इश्यू अ रिफंड वाउचर दैट आई एम रिफंडिंग योर मनी बैक टू यू। सिंपल, वेरी लॉजिकल, नो इश्यू एट ऑल, करेक्ट। नाउ इन केस ऑफ सप्लायर अंडर आरसीएम, अब जो सप्लायर है अंडर आरसीएम में, सेल्फ इनवॉइस ऑन द डेट ऑफ रिसीट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under section 9(3) या फिर 9(4), that means he is liable to pay taxes as per the RCM, shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services। जिस दिन उसको goods और services मिला है उस दिन पे ही वो एक इनवॉइस जनरेट करेगा सेल्फ के नाम पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) shall issue a invoice in respect of goods and services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services, right? Is this clear? Now पेमेंट टू सप्लायर्स मेकिंग आरसीएम, एक तो जो कि मेरे सप्लाई रिसीव्ड के लिए हुआ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस कर दिया, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(3)(9)(4) शैल इश्यू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट। तो मैंने इनवॉइस खड़ा कर लिया, अब इनवॉइस का पेमेंट भी होगा। सो पेमेंट टू सप्लायर होगा तो उस टाइम पे मुझे क्या डॉक्यूमेंटेशन देना है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू मेक द पेमेंट अंडर सेक्शन 9(3)(9)(4) shall issue a payment voucher। यहां पे क्या देना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? सो पहला मैंने देखा कि रिसीट वाउचर, एडवांस वाउचर, एडवांस रिसीट वाउचर, राइट। देन वी हैव सीन कि रिफंड वाउचर, देन वी हैड सीन सेल्फ इनवॉइस, एंड देन वी हैड सीन कि जब आप पेमेंट कर रहे हो आरसीएम वाले बंदे को तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या इश्यू करोगे, एक पेमेंट वाउचर इश्यू करोगे कि मैंने आपको पेमेंट किया। इट इज नाइदर एन एडवांस नॉर अ रिफंड बट इट इज अ पेमेंट विच आई हैव मेड टू यू एज फार एज द इनवॉइस इज कंसर्न, राइट। सो रजिस्टर्ड पर्सन जो 9(3)(9)(4) के अंदर पेमेंट करने वाला है उसको एक पेमेंट वाउचर भी रेज करना पड़ेगा, साथ ही साथ में एक सेल्फ इनवॉइस भी रेज करना पड़ेगा फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवॉइस। क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज देयर एज फार एज सेक्शन 31(3) इज कंसर्न। तो 1 के अंदर हमने देखा सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 2 के अंदर देखा, 3 के अंदर हमने सर्टेन सिचुएशंस देखी। 3A के अंदर हमने रिवाइज टैक्स इनवॉइस समझा। 3B के अंदर हमने समझा कि रूल 46 क्या बोलता है कि
अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 के नीचे है देन दे माइट नॉट इश्यू द टैक्स इनवॉइस। 31(3)(c) के अंदर हमने देखा कि अगर आप सप्लायर हो बट यू आर सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज या फिर आप कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड डीलर हो देन विल बी नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस बट विल बी इशूइंग व्हाट, बिल ऑफ सप्लाई। 31(3)(d) के अंदर हमने देखा कि रिसीट वाउचर आपको देना पड़ेगा, राइट है, वेन एवर रिसीविंग इन एडवांस, अगर आप एडवांस को रिफंड करें तो रिफंड वाउचर देना पड़ेगा। 3F के अंदर हमने देखा कि अगर बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन यू आर रिसीविंग सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और आपको 9(3) या 9(4) के अंदर टैक्स पेमेंट करना है देन यू विल हैव टू जनरेट अ सेल्फ इनवॉइस इन योर नेम। एंड 31(3)(g) के अंदर हमने देखा कि अगर आप वो रेसिपिएंट को, सॉरी जो सप्लायर है जो अनरजिस्टर्ड है उसको अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर भी जनरेट करना पड़ेगा। Is this thing clear to you guys? So then this part will be finishing it today. The balance part will be continuing in the next session. So till that time, please go through this. This is very logical and important because एक बार आपको concept समझ में आ गया ना, there is lot of linkage to this particular chapter. Clear? So till that time, take care. Bye bye. Have a great day.